शगुन क्या कर रही है? सारे कपड़े उलट पुलट कर दिए। कुछ चाहिए तो मुझे बोलना। माँ, वो मुझे तुम्हारी गुलाबी वाली साड़ी चाहिए, मुझे शाम को रिया की एंगेजमेंट में पहननी है। ओहो, लेकिन वही साड़ी क्यों चाहिए तुझे? कोई और ले ले, अब बड़ी महंगी साड़ी है वो। तो क्या हुआ माँ, मुझे वो साड़ी बहुत पसंद है और देखो ना, मैंने उसके हिसाब से ज्वेलरी भी खरीद ली है। मुझे वही साड़ी चाहिए, जल्दी से निकाल कर दो ना। कहाँ छुपा कर रखी है? अरे वो साड़ी यहाँ नहीं है, मैंने ड्राई क्लीन करने को दे रखी है। क्या? कब दी? पर तुमने तो वो साड़ी कभी पहनी ही नहीं, तो फिर ड्राई क्लीन को क्यों दी? अरे वो रखे रखे उसमें कुछ गंध सी आने लगी थी। अब ठहर जा, मैं तुझे कोई और। रहने दो माँ, मुझे कोई और साड़ी नहीं चाहिए, मैं अपना ही कोई सूट पहनकर चली जाऊंगी। इतना कहकर शगुन गुस्से में अपनी माँ के कमरे से चली गई और फिर उसकी माँ लीला ने अपना माथा पकड़ते हुए कहा, ओहो, ये लड़की भी ना, गुस्सा तो नाक पर बैठा रहता है इसके। ओ मुरी मैया, सारे कपड़े फैलाकर चली गई। अब 1 घंटा लगेगा इन्हें फिर से लगाने में। लीला सारे कपड़े फिर से अलमारी में लगाने लगी। तभी अलमारी के निचले हिस्से से उसने वही गुलाबी साड़ी बाहर निकाली जो शगुन को चाहिए थी। साड़ी पर हाथ फेरते हुए उसने कहा, जानती हूँ क्यों तुझे ये साड़ी इतनी पसंद है। आह, ये तेरी ही अमानत है मेरी बच्ची, जिसे मुझे संभाल कर रखना है और सही वक्त पर तेरे हवाले करना है। इसके बाद लीला ने वो साड़ी फिर से उसी जगह छिपा कर रख दी और फिर अगले दिन, माँ, वो गुलाबी साड़ी जल्दी से मंगवा लो। एंगेजमेंट पर तो काम चला लिया मैंने, पर रिया की शादी पर मैं वही साड़ी पहनूंगी, पहले से ही कह रही हूँ। तू मेरी उस साड़ी के पीछे क्यों पड़ी हुई है? तुझे समझ नहीं आता क्या? मैं वो साड़ी तुझे नहीं दूंगी। तू चाहे तो बाजार से जाकर नई साड़ी खरीद ले, मैं पैसे दे दूंगी तुझे। क्या? सच में माँ? वैसे कुछ तो बात है उस साड़ी में, वरना मेरी कंजूस माँ सहेली की शादी के लिए नई साड़ी दिलवाने को तैयार है। सच सच बताओ माँ, क्या बात है? बात यह है कि तेरे लिए एक नई साड़ी वैसे भी खरीदनी थी मुझे। तेरे लिए एक रिश्ता आया है, रविवार को वो लोग देखने आ रहे हैं तुझे, तो उनके सामने क्या पुरानी साड़ी पहनकर जाएगी? माँ, मुझे नहीं करनी अभी शादी, मैंने कितनी बार बोला है तुम्हें। और मैंने भी तुझे कई बार बोला है कि शादी ब्याह सही उम्र में हो जाए तो अच्छा रहता है। देख शगुन, अब जिद मत कर। लड़का सरकारी नौकरी करता है, भरा पूरा परिवार है, और क्या चाहिए तुझे बता। माँ, मैं शादी करके चली गई तो तुम अकेली पड़ जाओगी, और फिर वहां ससुराल में कोई तुम जैसा प्यार थोड़ी ही करेगा मुझे। अरे मेरी बच्ची, बेटियों को तो एक दिन अपनी माँ का आंचल छोड़कर जाना ही पड़ता है। और तू मेरी चिंता बिल्कुल मत कर, मैंने सब सोच रखा है। तेरी शादी के बाद मैं हाँ, मुझे पता है, मेरी शादी के बाद तीर्थ यात्रा पर निकल जाओगी, कई बार बता चुकी हो। शगुन, अब वक्त आ गया है लाडो। अब ससुराल में जाकर सब कुछ अच्छे से निभाना बड़ी जिम्मेदारी होती है। चल आज मैं तुझे। ना माँ, ये रोटी वोटी बनाने को मत कहना मुझसे। तुम्हें पता है मुझे घर के काम बिल्कुल नहीं भाते। तुम्हारे कहने पर लड़के वालों के सामने जाने को तैयार हो गई हो ना, बस इतना ही बहुत है। मत कर, कुछ मत कर, बस लाली लिपस्टिक लगा के घूमती रह। जब ससुराल में सास ताने मारेगी ना, तब मुझे याद करके रोएगी, देखना तू। अरे माँ, मैं क्यों रोऊंगी? अगर ज्यादा परेशान किया मुझे मेरी सास ने, तो फट से अपने पति से कहकर एक नौकरानी लगवा दूंगी। बस फिर मैं भी खुश और मेरी सास भी खुश। ये कहकर शगुन ने फिलहाल तो अपनी माँ की बात टाल दी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी माँ की कही हर बात आगे चलकर सच होने वाली थी। कुछ ही महीनों बाद उसकी शादी अविनाश से हो गई, जो सरकारी टीचर था। ससुराल आकर शगुन को सब अच्छा ही लग रहा था कि तभी उसकी सास काशी उसके कमरे में आकर उससे बोली, बहू, आज सब लोग तुम्हारे हाथों का बना खाना खाएंगे, तो कुछ बढ़िया सा बना लो, और हाँ, मीठे में खीर ही बनाना। पर माँ जी, मुझे खीर बनानी तो नहीं आती। क्या? खीर बनानी नहीं आती? ओहो, तो फिर हलवा ही बना लो। वो कैसे बनता है? तुम्हें हलवा बनाना भी नहीं आता? हे भगवान, इसीलिए कहा था मैंने पहले ही सारी पड़ताल कर लेनी चाहिए, लेकिन नहीं, मेरी तो यहाँ कोई सुनता ही नहीं। अब बताओ, बहू के नाम पर मेम साहब उठा लाए हम तो। शगुन की सास काशी ये सब बोली रही थी कि तभी शगुन की जेठानी रमा वहां आई और अपनी सास से बोली, अब माँ जी, आप परेशान मत होइए, मैं इसे सब सिखा दूंगी। हाँ, जा ले जा इसे, और कुछ भर इसके दिमाग में, वरना ये तो नाक कटाएगी सबके सामने हमारी। शगुन की सास जुबान की थोड़ी तेज थी और जेठानी रमा दिमाग की। वो शगुन को अपने साथ रसोई में लेकर गई और फिर, कोई बात नहीं शगुन, इतना परेशान मत हो, अब जरूरी तो नहीं कि सबको सब कुछ आता हो, तुम माँ जी की बातों पर ध्यान मत दो।
खीर मैं बना दूंगी और तुम बाहर जाकर कह देना कि तुमने बनाई है, ठीक है? शगुन ने ऐसा ही किया, लेकिन फिर जैसे ही शगुन की सास ने खीर चखी तो गुस्सा करते हुए बोली, ये खीर तुमने बनाई है? जी हाँ। अरे तो जरा आँख खोलकर बना लेती, चीनी की जगह नमक डालकर ले आई है। ओहो सारा स्वाद बिगाड़ दिया मुंह का। क्यों री रमा, तू कहाँ थी जब ये खीर में नमक डाल रही थी? अब वो मैं छत से कपड़े लेने चली गई थी माँ जी। अब मैंने तो चीनी का डिब्बा खुद निकाल कर दिया था इसे, पर पता नहीं कैसे गलती कर दी इसने। रमा के ऐसा कहते ही शगुन सब कुछ समझ गई कि रमा ने जानबूझकर खीर खराब की थी। काशी ने उस दिन शगुन को खूब खरी खोटी सुनाई और फिर ऐसा हर दिन होने लगा। शगुन को घर के काम बिल्कुल नहीं आते थे और अब उसे इस बात का अफसोस हो रहा था। ऊपर से उसका पति अविनाश भी इस मामले में उसका साथ देने को तैयार नहीं था। देखो शगुन, ऐसा नहीं हो सकता। घर में नौकर रखने के लिए माँ कभी तैयार नहीं होंगी, और फिर भाभी भी तो सारे काम करती हैं घर के। तुम्हें कुछ नहीं आता तो ये तुम्हारी गलती है। जैसे तुम जितनी जल्दी सुधार लो उतना बेहतर होगा तुम्हारे लिए। शगुन को अब किसी से उम्मीद नहीं थी। उधर लीला भी उसकी शादी के तुरंत बाद तीर्थ यात्रा पर निकल गई थी। मायूस शगुन अपनी माँ को याद करते हुए रो रही थी कि तभी उसकी नजर एक बॉक्स पर पड़ी। अरे ये बॉक्स, इसे तो मैं खोलना ही भूल गई। माँ ने कहा था जब ससुराल में कोई मुसीबत आए तब इसे खोलना। इसके बाद शगुन ने फौरन वो बॉक्स खोल दिया और फिर ये तो माँ की वही गुलाबी साड़ी है जो मुझे हमेशा से चाहिए थी। ओह माँ, ओह माँ। और फिर अगले दिन उसने नहा धोकर वही साड़ी पहनी। उस साड़ी को पहनते ही शगुन को अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस हुई और फिर रसोई में पहुंचते ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अरे शगुन चलो हटो, मुझे नाश्ता बनाने दो। आज वैसे ही आँख खुलने में देर हो गई, अभी देखना माँ जी आते ही सुनाना शुरू कर देंगी। नहीं भाभी, देखिए मैंने सबके लिए पहले ही नाश्ता बना दिया है। आलू के पराठे, मटर पनीर की सब्जी और मीठे में खीर बनाई है। हैं? इतनी सुबह इतना सब कुछ बना लिया तुमने? अब रुको पहले मैं जरा टेस्ट तो कर लूं, वरना तुम्हारी करनी मुझे भरनी पड़ेगी। रमा ने जैसे ही शगुन का बनाया नाश्ता चखा तो उसकी आंखें खुल गई और दिमाग सुन्न पड़ गया, क्योंकि सब कुछ बहुत ही अच्छा बना था। और इससे पहले कि रमा कोई तिकड़म लगाती, शगुन ने सब कुछ ले जाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया और फिर आहा, बहुत बढ़िया शगुन, आज तो तुमने कमाल कर दिया। इतनी जल्दी इतना सब कुछ बना लिया, और उससे भी बड़ी बात कि सब कुछ बहुत ही स्वादिष्ट बना है। लगता है चेला गुरु से आगे निकल गया। क्यों रमा? काशी की बात पर सब हंसने लगे और रमा बस मुस्कुराकर रह गई। लेकिन वो किसी भी हाल में शगुन की तारीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और फिर दिन के वक्त अब समझ आया माँ कि तुमने शादी से पहले ये साड़ी मुझे क्यों पहनने नहीं दी, क्योंकि तुम्हें पता था कि इसकी जरूरत मुझे शादी के बाद पड़ेगी। सच में कौन मानेगा कि ये साड़ी जादुई है। इसे पहनते ही हर काम मेरे लिए आसान हो गया। थैंक यू माँ। शगुन का ये राज अब दरवाजे पर कान लगाए खड़ी रमा भी जानती थी। कुछ देर बाद शगुन जब कपड़े बदलकर अपने कमरे से बाहर आई तो रमा चुपचाप अंदर गई और फिर तो इस साड़ी के दम पर माँ जी के सामने नंबर बनाओगी? नहीं देवरानी जी, ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगी। ये कहकर रमा ने कैंची से उस जादुई साड़ी के कई टुकड़े कर दिए और चुपचाप वहां से निकल गई। थोड़ी देर बाद जब शगुन ने कमरे में आकर साड़ी का वो हाल देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो साड़ी के टुकड़ों को पकड़े काफी देर तक रोती रही और फिर उसे एक ख्याल आया, नहीं मैं ऐसे हार नहीं मान सकती, कुछ तो सोचना पड़ेगा मुझे। अब हाँ, एक काम कर सकती हूँ, हो सकता है बात बन ही जाए। फिर उसने हर एक टुकड़ा अपनी हर एक साड़ी के अंदर ऐसे जोड़ दिया कि किसी को दिखाई न दे। और फिर जैसी कि शगुन की उम्मीद थी, अब उसकी हर साड़ी जादुई हो चुकी थी और वो खुद हर मुश्किल से निपटने के लिए तैयार थी। रमोला के पांचों लड़के अब जवान हो गए थे और सबकी शादी की उम्र भी हो गई थी। रमोला को अब उनकी शादी की चिंता सताने लगी थी। फिर एक रोज उनका खानदानी पंडित अर्चना नाम की लड़की का रिश्ता उसके सबसे बड़े बेटे अशोक के लिए लाता है। रमोला बिना ज्यादा देर किए उन दोनों की शादी करवा देती है और फिर बड़ी धूमधाम से उसका स्वागत करते हुए बोलती है, आओ मेरी बहू, सबसे बड़ी बहू, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। भगवान करे तुम्हारे शुभ कदम मेरे घर पर पड़ते ही मेरे बाकी चारों लड़कों की शादी भी जल्द से जल्द हो जाए। अगले दिन सुबह रमोला अपनी बहू के कमरे में जाती है और उसे एक साड़ी देते हुए कहती है, ये ले बहू, आज तेरी मुंह दिखाई है ना, तो ये साड़ी तू अपनी मुंह दिखाई पर पहन ले। सासू माँ, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं अपनी माँ की दी हुई साड़ी पहन लूं?
पहले मुझे दिखा कि वो साड़ी कैसी है। अगर हल्की हुई तो मैं पहनने नहीं दूंगी। हाँ, पहले ही कह देती हूँ। अर्चना अलमारी से वो बनारसी साड़ी लाकर अपनी सास को दिखाती है, जिसे देख रमोला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे वाह बहू, ये तो बहुत ही सुंदर साड़ी है। वैसे कितने की ली तूने? माँ जी, मेरी मम्मी ने ये साड़ी पूरे 40,000 की ली है। एकदम प्योर बनारसी सिल्क की साड़ी है। माँ ने बोला था कि अपनी मुंह दिखाई पर इसे ही पहनियो। अच्छा ठीक है, इसे ही पहन ले। चल अब तू तैयार होकर नीचे आ जा, मोहल्ले की औरतें आती ही होंगी। कुछ देर बाद अर्चना तैयार होकर नीचे आती है। उसकी साड़ी देख सभी औरतें हैरान रह जाती हैं। तभी उसमें से ममता नाम की एक औरत कहती है, वाह रमोला बहन, तुमने बहू को मुंह दिखाई पर बहुत ही महंगी साड़ी गिफ्ट की है। हाँ, हमें नहीं पता था कि आपका दिल इतना बड़ा है। आंटी जी वो हाँ, ये साड़ी मैंने ही बहू को दी है। वो क्या है ना, घर की पहली बहू है तो महंगी साड़ी देना तो बनता है। रमोला सबके सामने झूठ बोल देती है, साथ ही अर्चना को भी चुप रहने को बोलती है। बेचारी बहू चुपचाप अपनी माँ की दी हुई साड़ी का सारा क्रेडिट अपनी सास को दे देती है। साड़ी के साथ साथ सभी अर्चना की खूबसूरती की भी खूब तारीफ करती हैं। ऐसे ही कुछ दिन भी बीत जाते हैं और फिर दूसरे बेटे की भी शादी हो जाती है। फिर रमोला अपनी बड़ी बहू के पास जाकर कहती है, बहू मुझे तुझसे एक काम था। वो कल कीर्ति की मुंह दिखाई है तो तू वो अपनी बनारसी साड़ी मुझे दे दियो, मैं ना उसे दे दूंगी। कहीं उसने हल्की साड़ी पहन ली तो सभी लोग कहेंगे कि अपनी बड़ी बहू को तो महंगी साड़ी दे दी और इसे हल्की साड़ी। ठीक है माँ जी, अभी लाती हूँ मैं। भारी मन से बेचारी अर्चना वो साड़ी अपनी सास को दे देती है। रमोला वो साड़ी लेकर सीधा कीर्ति के कमरे में जाती है। ये ले कीर्ति बहू, ये हमारी खानदानी साड़ी है। बड़ी बहू ने भी अपनी मुंह दिखाई में यही पहनी थी, अब तू भी कल इसे ही पहनना। ठीक है माँ जी, वैसे सचमुच ये साड़ी तो बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन माँ, ये अचानक से खानदानी साड़ी कहाँ से आ गई? हमारी दादी ने तो हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। तू क्या उनकी बहू था जो तुझे बताती? चल बहू, अब कल अच्छे से तैयार हो जाना। अगले दिन कीर्ति वही साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। सभी मोहल्ले की औरतें आती हैं। तभी ममता फिर से कहती है, अरे रमोला बहन, ये साड़ी तो बड़ी बहू की है ना जो तूने उसे दी थी। नहीं आंटी जी। अरे बहू तू चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता। ममता, मैंने अपनी 5 बहुओं के लिए एक जैसी ही साड़ी ली है। एक साड़ी 40,000 रुपए की है। वो क्या है ना, मैं नहीं चाहती कि मेरी 5 बहुओं को ये लगे कि उनके साथ भेदभाव हुआ है। अरे ये सासू माँ झूठ क्यों बोल रही हैं? उन्होंने तो कहा था कि ये खानदानी साड़ी है। इसी दुविधा में कीर्ति मुंह दिखाई के बाद अपनी जेठानी के कमरे में जाती है और उससे इस बारे में पूछती है तो अर्चना उसे सारी बात बताती है। दीदी ये तो गलत बात है, सासू माँ और कितना झूठ बोलेंगी, वो भी आपकी माँ की दी हुई साड़ी को लेकर। चलिए हम अभी सासू माँ से इस बारे में बात करते हैं। नहीं कीर्ति, हमें अपनी ससुराल को और अपनी सास का मान रखना ही होगा, यही हम बहुओं का फर्ज है। ऐसे ही कुछ महीने बाद रमोला की बाकी तीनों लड़कों के लिए 3 सगी बहनों का रिश्ता आता है, जिसके लिए रमोला मना कर ही रही थी कि तभी उसका छोटा बेटा धवल उसे रोक लेता है। लेकिन माँ, वो तीनों लड़कियां हम तीनों भाइयों को पसंद हैं, फिर आप मना क्यों कर रही हो? क्योंकि सासू माँ के पास 3 बनारसी साड़ियां नहीं है ना, इसलिए। कीर्ति चुप। फिर अपने बच्चों की मर्जी के आगे रमोला को झुकना पड़ता है और वो अपने तीनों बेटों की शादी 3 बहनों कुसुम, सीमा और पूजा से कर देती है। रमोला अपनी तीनों बहुओं का गृह प्रवेश करती है। तभी उसकी पड़ोसन ममता उसे कहती है, अरे वाह रमोला, अब तो तेरी 3 बहुएं एक साथ आई हैं। मैं तो बेसब्री से इनकी मुंह दिखाई का इंतजार कर रही हूँ कि ये तीनों एक साथ बनारसी साड़ी में कैसी लगती हैं। माँ जी, आंटी किस साड़ी की बात कर रही हैं? मैं बताती हूँ मेरी देवरानियों। सासू माँ ने अपनी 5 बहुओं के लिए 40,000 वाली महंगी बनारसी साड़ी खरीद रखी है। कल तुम सब पहनोगी अपनी अपनी बनारसी साड़ियाँ। अरे मैं तो कहती हूँ कल 5 बहुओं को एक साथ बनारसी साड़ी पहनाकर मुंह दिखाई करवा दे। जब 5 एक साथ आएंगी तो कितनी अच्छी लगेंगी। वाह आंटी, कितना अच्छा आइडिया है। कीर्ति, तुम सब कुछ जानते हुए भी ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि एक ना एक दिन तो झूठ का अंत होना ही है ना दीदी। ये ममता तो मुझे कहीं के नहीं छोड़ेगी। वैसे गलती भी सारी मेरी ही है। अपनी बहू की साड़ी को मैंने अपनी दी हुई साड़ी बताया तो भुगतना तो था ही। अगले दिन सभी बहुएं अपनी सास से साड़ी मिलने का वेट कर रही थी। तभी रमोला उनके पास आती है और कहती है, अर्चना बहू, मुझे माफ कर दे। मुझे अपना एक झूठ छुपाने के लिए न जाने कितने झूठ बोलने पड़े। मुझसे गलती हुई जो मैंने तुम्हारी माँ की दी हुई साड़ी को अपनी दी हुई साड़ी कहा। लेकिन सच कहूँ तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम 5 को नई साड़ी दिलवा पाऊं, वो भी इतनी महंगी। ऐसी नौबत नहीं आएगी माँ जी। वो कैसे?
क्योंकि कुसुम दीदी ने कल ही हमें सब सच बता दिया था और हमारे पतियों ने हमें बिल्कुल अर्चना दीदी जैसी साड़ी हिलाकर दे दी थी। हाँ माँ जी, इसीलिए अब आपको किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। हाँ, और अब आपकी 5 बहुएं एक साथ बनारसी साड़ी में अपनी मुंह दिखाई करेंगी। अपनी बहुओं की समझदारी देख रमोला बहुत खुश होती है और अपनी गलती को समझते हुए फिर कभी झूठ न बोलने की कसम खाती है। फिर कुछ ही देर में वो 5 बहुएं एक जैसी बनारसी साड़ी पहनकर सबके सामने आती है, जिससे रमोला की इज्जत पर कोई दाग नहीं लगता और फिर 5 बहुओं की मुंह दिखाई खुशी खुशी हो जाती है।